नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के जो 4 महत्वपूर्ण पाठ हैं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, उन पर बात करेंगे, उनके प्रश्नोत्तरों पर। और उसमें पहला पाठ हम आज लेकर आए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित प्रेम घन की छाया स्मृति में नामक संस्मरण को, रेखा चित्र को देखते हैं। क्या रहता है कि प्रेम घन की छाया स्मृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। इनका जन्म, अच्छा, 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य में लेखक का जीवन परिचय ने पूछा जाकर साहित्यिक परिचय पूछा जाना है। और साहित्यिक परिचय में क्या होता है, उनका जन्म, जन्म स्थान और उनके निधन की यदि तिथि मालूम हो तो, और उसके पश्चात उनका साहित्यिक परिचय, जिसमें उनकी भाषा भाषा जो कि वो अपने साहित्य में इस्तेमाल करते हैं, और उनकी शैली, बात कहने की, कहानी कहने की या साहित्य लिखने की जो शैली है वह है, और उनके द्वारा रचित कुछ रचनाओं के नाम। तो देखें, जन्म 4 अक्टूबर 1884 को, बस्ती, उत्तर प्रदेश। निधन 2 फरवरी 1941। जन्म स्थान है ग्राम ओगना अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा मीडिएट तक संस्थागत शिक्षा, उसके पश्चात घर में रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की, और न केवल हिंदी अपितु संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला व हिंदी भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त किया। साहित्यिक परिचय में देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्यिक चिंतक एवं इतिहास लेखक के रूप में माने जाते हैं। आपने अपने मौलिक लेखन से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। शुक्ल ने सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ द्वारा इतिहास लेखन की दिशा में मील का पत्थर स्थापित किया। सबसे पहला मौलिक और जो कह सके हम कि सुदृढ़ और अच्छा जो इतिहास की पुस्तक थी, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया था। भाषा शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्कृत एवं मुहावरों से युक्त परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। अर्थात उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द भी आते हैं और मुहावरे भी खूब आते हैं। वाक्य प्रायः लंबे या बड़े होते थे। आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी व फारसी के शब्दों का प्रयोग भी कर लेते थे। इनका शब्द चयन बेहद प्रभावशाली होता था। आप गद्य की विवेचनात्मक शैली के रचयिता हैं। विचार प्रधानता, तार्किकता व व्याख्यात्मकता आपके लेखन की पहचान है। विषय के अनुसार आप व्याख्यात्मक एवं आलोचनात्मक शैली का प्रयोग कर लिया करते थे। रचनाएं हैं इनकी चिंतामणि, और चिंतामणि भाग प्रथम तो मैं कहता हूँ 12वीं कक्षा के प्रत्येक बालक बालिका को पढ़ना चाहिए। उनमें कुल मिलाकर 17 निबंध हैं, बहुत कारगर है। रस मीमांसा, यह निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास की पुस्तक है। तुलसीदास और सूरदास समालोचना, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, आनंद एवं कादम्बिनी, इनका संपादन किया गया। 11 वर्ष का समय, एक कहानी इनके द्वारा लिखी गई। अभिमन्यु वध एवं बुद्ध चरित्र काव्य इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं। चलिए अब हम पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता चंद्रबली पांडे अर्थात भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपाकर क्यों रखने लगे थे। अच्छा, आपको बता दें कि भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें इनके घर आया करती थी, तो वही ये छिपा कर रखने लगे। क्यों? कि हिंदी पुस्तकों के प्रति रामचंद्र शुक्ल की रुचि को देखकर उनके पिताजी को शंका हुई कि कहीं इसका ध्यान स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए। इसी डर के कारण वे भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा कर रखने लगे थे। अगला प्रश्न है, लेखक भारतेंदु के घर को एकटक क्यों देखने लगे। आचार्य शुक्ल को पुस्तकों व साहित्य से बहुत लगाव था। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य को पढ़ा करते थे। इस कारण भारतेंदु से एक विशेष जुड़ाव, या हम कहें कि आत्मिक जुड़ाव उनके मन में हो गया था। जब पहली दफा उन्होंने भारतेंदु के घर को देखा तो अत्यधिक लगाव के कारण वे उसे देखते ही रह गए थे। प्रश्नोत्तर पर आते हैं। ये पाठ्य पुस्तक के जैसे प्रश्नोत्तर है कि लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो लेखक ने निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया। वे फारसी, कौन है उनके पिता, वे फारसी के विद्वान एवं हिंदी कविता के रसिक थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में आनंद लेते थे। वे प्रतिदिन रात्रि काल
रात्रि काल में रामचरितमानस व रामचंद्रिका का पाठ किया करते थे। भारतेंदु के नाटक भी उन्हें अच्छे लगते थे। वे कभी कभी घर वालों को भी सुनाया करते थे। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु के प्रति कैसी भावना थी? बचपन में लेखक रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु के प्रति एक अपूर्व मधुर भावना थी। उनकी बाल बुद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र में कोई भेद नहीं करते थे। उनकी बाल बुद्धि थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अलग व्यक्ति हैं और एक राजा हरिश्चंद्र जिनके बारे में उनकी पत्नी का नाम शायद सत्यवती था और उनका राजपाट एक भगवान ने अवतार के रूप में आकर उनसे ग्रहण कर लिया। इनको शमशान भूमि में और राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में जैसे नौकरी करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार का जो नाटक है उसके राजा या उसके नायक राजा हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में किसी प्रकार का भेद नहीं करते थे, अर्थात एक ही मानते थे वो। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? आचार्य शुक्ल के पिताजी का तबादला मिर्जापुर होने के बाद रामचंद्र शुक्ल को पता चला कि यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी रहते हैं। उनका घर 2 मंजिला है। एक दिन लेखक अपने मित्रों के साथ उनके घर की तरफ चले गए। तब ऊपरी बरामदे में लगी लताओं के बीच कंधों तक बाल बिखराए एक खंबे का सहारा लिए चौधरी साहब नजर आए। लेखक शुक्ल को चौधरी प्रेमघन के प्रथम दर्शन इसी प्रकार से हुए थे। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति रुझान या झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? लेखक रामचंद्र शुक्ल जो जो वयस्क होते गए, हिंदी साहित्य की तरफ उनका रुझान बढ़ता ही गया। उनके पिताजी भी हिंदी साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। उनके घर साहित्य की पुस्तकें आती रहती थीं। साथ ही मिर्जापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोल लिया था। लेखक यहाँ से भी पुस्तकें लेकर पढ़ने लगे थे। संयोगवश उनके मित्र भी हिंदी साहित्य में रुचि रखते थे। मित्रों के साथ साहित्य चर्चा ने भी लेखक के मन में साहित्य के प्रति रुचि जागृत की। निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? लेखक अपनी हम उम्र मित्र मंडली के साथ हिंदी के लेखकों और कवियों का जिक्र किया करते थे। इस बातचीत में बिल्कुल सही के लिए निस्संदेह शब्द का प्रयोग किया करते थे। संयोग से लेखक जिस क्षेत्र में रहते थे वहां आसपास कोर्ट में काम करने वाले लोग रहते थे और कोर्ट में उनका काम उर्दू में होता था। तो जो काम हम ऑफिस में करते हैं जिस भाषा में, वही भाषा हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, उर्दू माहौल वाले लोगों के बीच शुद्ध हिंदी का वाचन उन्हें अटपटा सा लगता था। किन्हें? जो कोर्ट आदि में काम करते थे उनको। तब उन लोगों ने, अर्थात कोर्ट में काम करने वाले लोगों ने लेखक की मित्र मंडली को निस्संदेह लोग कहना शुरू कर दिया। क्यों? जब वो बिल्कुल सही शब्द के लिए निस्संदेह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, इस वजह से। पाठ में आए कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसे 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए कि चौधरी प्रेमघन हिंदी के विद्वान थे। उनकी सामान्य बात में भी एक वक्रता रहती थी, एक टेढ़ापन। वो बड़ा मार्मिकता के साथ बात कहते थे, व्यंग्यात्मक तरीके से। ऐसी ही कुछ घटनाएं दरपेश है कि नौकरों के साथ उनका संवाद गुदगुदी पैदा करने लायक था। मतलब बड़े मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे। अगर किसी नौकर के हाथ से गिलास गिर जाए तो तत्काल कहते थे, कारे बचा तो नहीं? अरे मतलब कि क्या रे, बचा तो नहीं? टूट गए ने? ठीक है, अच्छा है। मतलब वो इस प्रकार से बात करते थे। एक दिन चौधरी साहब अपने घर में बाल बिखरे खंबे का सहारा लिए खड़े थे। उस समय उनके एक मित्र चौधरी साहब का पर एक छंद लिख रहे थे जिसका अंतिम भाग शेष रह गया था। चौधरी साहब को इस मुद्रा में खड़ा देखकर उनके मित्र ने तत्काल तुकबंदी कर डाली कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। और एक बार रात के समय चौधरी साहब कुछ लोगों के साथ छत पर बैठे थे। अचानक लैंप की बत्ती भक भकाने लगती है। लेखक रामचंद्र शुक्ल ने बत्ती ठीक करने का विचार किया, पर उनके एक मित्र ने तमाशा देखने के आशय से कि यार मजे देखना तुम अब, तो तमाशा देखने के आशय से शुक्ल को रोक लिया। चौधरी साहब ने नौकर को आवाज लगाई जिसका भाव ये था कि जब टूट जाए तब आएगा क्या। अंततः चिमनी और कांच का ग्लोब टूटकर चकनाचूर हो गया, पर मजाल ये है कि कहीं चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ बढ़ाओ। मतलब उन्होंने अपने हाथ से लैंप नहीं छुआ। हम कह सकते हैं कि वो एक रईसाना जिंदगी जी रहे थे और न केवल जी रहे थे अपितु निभा भी रहे थे।
इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? तो पुरातत्व, इस पुरातत्व पुरातत्व शब्द जो है वो चौधरी प्रेम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में इस्तेमाल किया है। और आगे देखते हैं, देखो क्या है कि उक्त कथन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में कहा गया था। वे भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे। नई पीढ़ी के लेखक रामचंद्र शुक्ल एवं उनकी मित्र मंडली उन्हें पुरानी चीज समझा करते थे। शुक्ल स्वयं, क्योंकि हरि भारतेंदु के समकालीन थे, शुक्ल स्वयं और उनके मित्र प्रेमघन में श्रद्धा रखते थे और उनके विषय में जानने के इच्छुक भी रहते थे। इसी कारण वे अपने से ज्येष्ठ अर्थात बड़े बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के पास उनके प्रेम और कुतूहल भरी बातों के लिए जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने पुरातत्व की सामग्री उन्हें कहा है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया। आहा, कि चौधरी प्रेम नारायण जी बद्री नारायण प्रेमघन में किस प्रकार के कौन कौन से गुण थे। देखिए, पहला, यह संस्मरण प्रेमघन की स्मृतियों पर आधारित है। लेखक ने प्रेमघन के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित किया है। हिंदुस्तानी रईस, वे एक रईस थे और एक भारतीय रईस के लगभग समस्त गुण उनमें थे। भारतेंदु मंडल के कवि प्रेमघन भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य थे। वचन वक्रता, उनके बोलने का लहजा निराला था। उनकी बात पूर्ण वक्रता के साथ श्रोता को गुदगुदाती थी। अर्थात मतलब जिससे कही जाए शायद उसको तो हो सकता है दिल पे लगी हो, लेकिन आजू बाजू जो सुनने वाले लोग और होते थे उनको बड़ा रस उनकी बातों में मिला करता था। मनोरंजक एवं शौकीन स्वभाव, प्रेमघन मनोरंजक एवं मित्रों के साथ बातचीत करने के शौकीन व्यक्ति थे। मौलिक विचार, प्रेमघन के विचार मौलिक हुआ करते थे। उनकी तार्किकता एवं दृढ़ता रहती थी। वे मिर्जापुर को मीरजापुर कहते थे। मीर अर्थात समुद्र, जा अर्थात पुत्री। मीर मानी समुद्र, जा मानी पुत्री, पुर का अर्थ है नगर, अर्थात समुद्र की पुत्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का नगर अर्थात मिर्जापुर। वो मिर्जापुर न कहकर उसे मिर्जापुर कहा करते थे। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन थे? तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल व काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास, पंडित बद्रीनाथ गौड़ व उमाशंकर द्विवेदी जैसे उनके मित्र शामिल थे। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिवर्तित हो गया। मैत्री का अर्थ है मित्रता, परिणत का अर्थ है परिवर्तित होना। कथन का आशय क्या है? तो मिर्जापुर में रहते समय बालक शुक्ल को उनके पिताजी ने काशी में किसी बारात में भेजा। जब वे चौखंबा की ओर गए तो एक मकान से पंडित केदारनाथ पाठक निकलते दिखाई दिए। इनका पूर्व से परिचय था। इन्होंने बताया कि भारतेंदु जी का मकान भी यही है। भारतेंदु के प्रति आदर भाव के कारण बालक शुक्ल मकान को देखते रहे। केदारनाथ शुक्ल की इस भावुकता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके साथ खूब बातचीत की। भारतेंदु के मकान के नीचे का यह जो हृदय परिचय केदारनाथ पाठक के साथ गहरी मित्रता में बदल गया और उनकी मित्रता लंबी चली। यही इस कथन का आशय है। हिंदी उर्दू के विषय में लेखक के विचारों को देखिए। आप इन दोनों को एक ही भाषा की दो शैलियां मानते हैं या भिन्न? तो पाठ में हिंदी उर्दू दो शैलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोनों का आधार खड़ी बोली हिंदी ही है। उर्दू शैली में अरबी फारसी के शब्दों की बहुतायत रहती है, अर्थात अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा होते हैं, जबकि हिंदी शैली में संस्कृत शब्दों की अधिकता रहती है। कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। यदि इनका प्रयोग अलग लिपियों में हो रहा होता तो इन्हें भिन्न मानना समुचित था, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखा गया हो तो एक ही भाषा की दो शैलियां मानना उचित रहेगा। अर्थात ये जो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है तो इसका मतलब आप उर्दू शैली और हिंदी शैली दो मान सकते हैं। शब्दावली प्रयोग से भाषा उर्दू प्रधान या हिंदी प्रधान मानी जा सकती है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद व प्रेमचंद समकालीन थे, लेकिन प्रसाद की शैली हिंदी थी तो प्रेमचंद की शैली उर्दू प्रधान थी। अब है एक अंतिम प्रश्न कि संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है। ये विवरण एवं घटना प्रधान होते हैं। आमतौर पर महान व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का वर्णन रहता है।
संस्मरण में विषयी के वर्णन के साथ साथ लेखक के चरित्र का उद्घाटन भी होता है। एक रेखा चित्र होता है ठीक इसी के जैसा, थोड़ा मतलब अंतर करना बहुत कम मुश्किल है। संस्मरण में क्या होता है देखो, आमतौर पर महान व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं का वर्णन, संस्मरण में किसी महान व्यक्ति की घटनाओं का वर्णन मिलेगा आपको, और रेखा चित्र में जो सामान्य अपने गांव गुआड़ी घर से परिवार मोहल्ले क्षेत्र के जो लोग हैं, भले ही वो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध न हुए हों, उनके विषय में यदि कोई जानकारी लिखी है लेखक ने लेखिका ने, तो उसे रेखा चित्र के नाम से अभिहित किया जाता है। तो दोस्तों, अब के आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।